बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज बिलाखिर पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंच चुका है। 353 रन का एक ह्यूज टारगेट था साउथ अफ्रीका की जानिब से दिया गया। स्टार्ट में ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान ये टारगेट देख के ही अंडर प्रेशर हो जाएगी ये टीम, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग्स खेली स्टार्ट में, उससे अलावा फ़खर जमान ने जो इनिंग्स खेली है, कप्तान बाबर आजम बार बार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक अरसा बाबर आजम ने कप्तानी की। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, सेंचुरी स्कोर की है, उसकी बदौलत जो है पाकिस्तान की मैच जीतने में कामयाब हो गया है। सारी सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ कि अहमद सईद ने, वेलकम बोथ ऑफ यू जी। बट साहब जरा एक फ्लो बना हुआ है ना, कप्तान बाबर आजम और रिजवान इवन कहा करते कप्ताना, तो वो इस वजह से सबसे पहले तो बट साहब 49 ओवर में हमने ये पूरा कर लिया। 50 ओवर हमने फिर भी नहीं खेले, ठीक है ना, हम कहते थे 20 ओवर भी नहीं खेलते, 50 ओवर फिर भी नहीं खेले, लेकिन माशाल्लाह 353 रन हमने टारगेट जो अचीव कर लिया। किस तरह से सम अप करेंगे इस पूरी इनिंग्स को? देखिए, सबसे पहले तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्हाट वी हैव बीन सेइंग कि जब भी आपके दो बैट्समैन बड़ी पार्टनरशिप लगाएंगे आप तब मैच जीतेंगे। जब आपके दो बंदे लंबा खेलेंगे, 100 करेंगे, वो मिडिल पीरियड में विकेटें नहीं गंवाएंगे, वो अपनी लेंथ को लंबा करेंगे। अब इसमें खासियत क्या थी, ओवर के अक्सर ओवरों में पहले दूसरे बॉल पे चौका लगता था और अगली 3-4 सिंगलें होती थी। स्ट्राइक रोटेशन रेगुलर थी। दुक्के कितने लिए उन दोनों ने, कितने शॉट इसमें ऐसे थे कि जिसमें आउट होने का चांस था। रिस्क फ्री क्रिकेट थी, यानी वो टुल्लाबाजी आपको कहीं नजर नहीं आई। प्रॉपर क्रिकेट पे 7 की एवरेज चेस हुई है और होता ऐसे ही है। 2 से 3 लोगों को इनिंग्स खेलनी पड़ती हैं। अब आपको मैं फैक्ट बताता हूँ जी। साउथ अफ्रीका के बुमा जी, ब्रिट्स के जी, और उसके साथ फिर आया क्लासन जी, 82, 83, 87, 252 रन बनते हैं तीनों के। 122, 134, 256 रन बनते हैं दोनों के। तो एग्रीगेट तो यही 2-4 प्लेयरों के दरमियान ही है ना, बाकी तो सारे स्पोर्टिंग एक्टर्स हो गए, ठीक है। तो वो दो बंदे जब तक क्रीज को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जब तक टॉप 650 ओवर नहीं खेलेंगे, वनडे का ये सिंपल फॉर्मूला है कि बैट्समैनों ने 50 ओवर खेलने, तभी आप मैच जीतेंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक T20। इंग्लैंड का हशर हो गया, उनको समझ नहीं आ रही। इंडिया में दे कैन नॉट विन। 30 से 35 ओवर खेलते टीम आउट हो जाती है। क्यों? तेज 30, तेज 32, तेज 34, कोई उसमें जल्दी आउट हो जाता है, कोई एक दिन 60 कर जाता है। 100 नहीं हो रहा। वो क्या कर रहे हैं, गिल 100 करता है, एक 70 करता है, एक 50 करता है, वो 350 लग जाता है। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली यही किया कि पाकिस्तान के दो बैट्समैन जो सेट हुए हैं वो आखिर तक खेल गए। और ये जहां ये पार्टनरशिप टूटती है, अगर 70-80 रन पहले भी टूटती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो ये हमें उस फेज में लेके जहां पे मैच खत्म हो गया हुआ था, साउथ अफ्रीका ने तकरीबन गिव अप कर दिया था। चांसलेस खेले हैं, आउटस्टैंडिंग खेले हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। रनिंग बिटवीन द विकेट हो, बॉलर पे अर्ली प्रेशर डालना हो, पार्टनरशिप की डेवलपमेंट हो, स्ट्राइक रोटेशन हो, शॉट सिलेक्शन हो, यानी कि जो छक्के भी लगाए हैं वो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। और रिस्क फ्री जो एलिमेंट्स हैं वो इनकी पार्टनरशिप में बेतहाशा है। तो यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। अब मुझे बताएं, इस पूरी पार्टनरशिप में 250 रन की एक रिवर्स स्वीप है जो आगा ने 100 के बाद मारी है। बिल्कुल, जब वो बहुत सेट थे। अब 350 की चेज में कौन सा रैम शॉट देखा आपने? कौन सी आपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हमने देखे? प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स देखी। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बारी देख लें, वो प्रॉपर क्रिकेट खेली है उन्होंने। दूसरी तरफ इंडिया के रन देख लें, प्रॉपर क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड के 214 में हर शॉट ऐसा लगता है कि खुदकुशी की तैयारी है। दूसरी तरफ 350 हो गया, आपको रिस्क फ्री क्रिकेट मिल रही है। तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है और इंग्लैंड आर नॉट टू बी फॉलोड बाय अदर टीम्स। वो कोई रेफरेंस पॉइंट उनका अच्छा नहीं है। बाकियों का मेथड बड़ा क्लीन एंड क्लियर है, उसमें 350 भी हो रहा है और रिस्क का एलिमेंट भी कम है। उधर 250 नहीं फलांगा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो करते हैं 30 ओवर में कर के फारिग हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। इसमें एक दिन उनका लग जाएगा, उस दिन वो बड़े स्पेक्टेकुलर लगेगा कमाल कर दिया है, लेकिन वो होगा साल में 2-3 दफ़ा। तो अब आपकी मर्जी है, आपने कौन सी क्रिकेट अपने लिए चूज़ करनी है। करेक्ट वाली करनी है या वो करनी है जिसकी रीलें चल जाए, वो आपकी मर्जी। अच्छा, स्टार्ट हमें अच्छा मिल गया। 41 रन फ़खर जमान ने, बाबर आजम 23 रन। और बाबर आजम जो कल के मैच में नजर आए हैं थोड़े से एग्रेसिव भी नजर आए, अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह का बॉल नीचे रह गया और वो आउट हो गए, LBW हो गए। लेकिन कल की क्रिकेट बाबर की थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दी। डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए, दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत हो रही। तो आपको कुछ तब्दीली कल नजर आई? देखें, पिछले प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे कि बाबर को थोड़ी बॉडी लैंग्वेज को
एग्रेसिव करना है और थोड़ा शॉट्स को खेलने जाना है। एग्जैक्टली वो वाला स्टार्ट उन्हें मिल गया। अच्छा, हल्का सा बॉल इन स्विंग हुआ, पूरे मैच में एक ही बॉल अंदर आया ऑन द पिच, वो बाबर वाला आया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अगर वो फ्लो में होते, आगे खेलते, शायद इसका रिजल्ट कोई और होता, लेकिन आउट ऑफ ऑल द बॉलिंग यही बॉल था जो थोड़ा सा अच्छा बॉल था जिसपे वो आउट हुए। लेकिन ये वो इनिंग है जिससे वो अगर देखेंगे ना तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इस पे उनके अच्छे शॉट्स लगे, उनका बैलेंस अच्छा लग रहा था, उनकी मूवमेंट, उन्होंने बैकफुट पे 5 पे 4 मारा, उन्होंने स्क्वायर ड्राइव पे 4 मारा, स्क्वायर लेग के ऊपर एक फ्लिक पे, तीनों खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स थे और ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे। और ऐसी आउटिंग जो है ना वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। सो होपफुली बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी एक आध उनको बड़ा स्कोर लग जाएगा और कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें उनकी फ्लो करने लग जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ी शिद्दत से हम सही साहब इंतजार कर रहे थे बाबर के किसी रिकॉर्ड का, वो रिकॉर्ड भी फैंस के साथ शेयर करते हैं जो देखिए बाबर आजम के जिस रिकॉर्ड के हम कल मुंतज़िर थे वो जाहिर है कि 6000 रन तेज से बनाने वाले थे बाबर आजम, जिससे वो 10 रन पीछे रह गए। हाशिम आमला का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाले थे, लेकिन अब भी उनके पास ये चांस बहरहाल मौजूद है कि अगर अगले मैच में वो 10 रन बनाते हैं तो वो ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर ज़रूर कर देंगे। इस वक्त भी उनके 4 रन ज़्यादा हैं हाशिम आमला से 122 इनिंग्स के बाद। लेकिन जो अभी आपने जिस फ्लो का तस्करा किया बाबर आजम के, जिस उनकी खूबसूरत जो दिलकश उन्होंने 4 चौके कल लगाए हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये इनिंग इस हवाले से भी हेल्पफुल हो सकती है कि कभी कभार जो पैटर्न होता है फॉर्म में वापस आने का, वो भी यही होता है कि जब आपको बड़े रन नहीं मिल रहे होते तो इस तरह की एक छोटी इनिंग्स जो आपको मिलती है और उसके बाद आप जो है वो फ्लो में आते हैं, तो यकीनन ये इनिंग्स कॉन्फिडेंस में इजाफा ज़रूर करेगी। और कल आने वाला जो फाइनल है वो भी नेशनल टीम कराची में है, तो कराची की विकेट जिस तरह से बिहेव कर रही है, मुझे इंशाल्लाह ये उम्मीद पैदा हो रही है कल बाबर आजम कराची के फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, बाबर आजम की चूंकि बात रही, जिस तरह से बाबर आउट हुए, इम्पैक्ट इन लाइन, वो चारों खाने रेड थे, बैटर को भी ऑब्वियसली पता चल रहा होता है। इस मौके पे रिव्यू लेना, रिव्यू को ज़ाया करना, अगर बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो रिव्यू का जो एक मौका होता है उसको बड़ा वाइजली आपने उसको प्ले करना होता है। वो कप्तान हो, कप्तान तो कोई भी, वो सबसे पहले प्रेफर करता है कि मैं रिव्यू ले लूँ। बाबर आजम ने भी कल रिव्यू ज़ाया किया, बिल्कुल सीधा आगे पैड पे लग गया था। तो इस सिचुएशन में क्या बैटर को नहीं पता होता? एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपको बताती है कि इमोशनल फैसला कौन सा है और थॉट के बाद फैसला क्या है आपका। टाइम थोड़ा होता है, ज़्यादातर लोग उसमें जज्बात में नज़र आते हैं। देखिए बाबर का जो डिसीजन था ना, ये कैमरे पे बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि बॉल पहले पैड को लगा फिर बैट को लगा। पैड एंड बैट था, बैट एंड पैड नहीं था। बैट पैड आउट नहीं हो सकता, पैड बैट आउट हो सकता है। तो और जिस तरह बैकफुट पे लगा था, आई थिंक अ पर्सन ऑफ हिज क्लास शुड नो कि पहले क्या हुआ और उसको नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल अब ये भी है ना कि फॉर्म नहीं है, उन्होंने कहा शायद इकट्ठा ही लगाओ, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि मैं ना आउट हूँ, और कई दफ़ा नहीं भी पता चलता प्लेयर्स को। तो आई थिंक वो उस फ्लो में चांस लेके, बट आई थिंक अ पर्सन ऑफ हिज एक्सपीरियंस शुड नो कि मुझे लेना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसमें भट्ट साहब ऐसा भी होता है कि जो मतलब जो मार्की प्लेयर होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, उसको ये लेवरेज मिलना चाहिए कि उसको अपना डाउट भी अगर हो तो उसको क्लियर करने के लिए ले ले, अगर उसके पास ऑप्शन है तो। देखिए अगर तो उस वक्त उसकी विकेट पे मैच डिपेंडेंट है और सामने कोई खेलने वाला बचा ही नहीं और मैं आपके साथ टेल एंडर है, तो यू कैन यूज इट। बट अगर पूरा मैच पड़ा है, सारे के सारे बैट्समैन पड़े हैं और ये तो ऐसा पिच है पैड पे गेंद ही नहीं लगता किसी के, तो अगर आप इतने प्लम हैं तो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ यू नो इट। तो अब यही मार्जिन दे सकते हैं ना आपको, यार नहीं पता होगा। लेकिन कई लोग इतना ऑब्वियस डिसीजन लेते हैं कि ऐसे लगता है उन्होंने सिर्फ अपना ही सोचा कि यार शायद, जो कि नहीं होना बचना, लेकिन वो होता ना एक उम्मीद बहुत होती है। अच्छा, सऊद शकील कल जिस तरह से हमने देखा आउट हुए, और बचपन से माशाल्लाह से वो कराची की उन्हीं एरियाज़ में खेलते, उस मिट्टी को पहचानते, एटमॉस्फेयर, वेदर, सारा कुछ, लेकिन मिस जज कर गए। साउथ जो है वो अच्छा परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाया। हमने पिछली इनिंग्स भी देखी हैं। कराची की अगर बात की जाए तो वो उनका होम टाउन भी कहा जा सकता है। आपको क्या नज़र आया, साउथ शकील कोई अंडर प्रेशर थे? नहीं, आए थे तो बड़ा फ्लो में थे। पहले कवर में चौका मारा, पहले उन्होंने एक ऑन साइड पे 2 रन लिए, फिर उन्होंने कवर ड्राइव बड़ी खूबसूरत खेली। जितना खेले ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है, पिच भी बहुत अच्छा था, वो प्लेयर भी अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है कि अगेंस्ट अ गुड फास्ट बॉलर, अगेंस्ट द शॉर्टर लेंथ, वो बहुत कंट्रोल में नहीं लगते। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं है जितना नए बॉल के खिलाफ आपकी बैटिंग में होना चाहिए। सो मे बी है तो मिडिल ऑर्डर प्लेयर ही जी है, कोई ओपनर या वन डाउन तो नहीं खेलते थे। 5 पे ज़्यादा बारियां उनकी, और आप उनके जितने भी इंटरनेशनल करियर में टेस्ट क्रिकेट में रन्स देखते हैं वो ज़्यादा स्पिन के अगेंस्ट, स्पिन डोमिनेटेड अटैक्स पे। साउथ अफ्रीका में एक मैच में उन्होंने अच्छी बारी ली है,
वो 50-60 उन्होंने एक टेस्ट में किया है जहाँ पे थोड़ी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा खेली है, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज रन्स आर अगेंस्ट स्पिनर्स। तो दिस इज समथिंग जब जो उन्होंने अपनी एड्रेस करनी है या उसको बेहतर करना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा आगे कि पिछले गेंदों पे खेलते हुए कि जी ये कोई टेंशन में है या इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखिए शॉट्स बड़े खूबसूरत भी खेले हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कामरान गुलाम वर्सेस साउथ शकील इस स्पॉट के लिए? आपने अभी दोनों ने कहा कि 5वें नंबर पे उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, वो खेलते भी उधर ही हैं। कामरान गुलाम हमने देखा कामरान गुलाम वन डाउन पे काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं और रन्स कर रहे हैं। कामरान गुलाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं वो सुनते हैं, ये बात उन तक पहुँचती है कि वो प्लेयर हैं, पूरे तजर्बाकार प्लेयर हैं और उन्हें रन्स करने आते हैं, जल्दी ना करें। वो साउथ अफ्रीका की इनिंग को जहन से निकाल दें। वो जो एक दिन उनकी शॉट्स लग गई है ना, वो नॉट एवरी डे इज संडे। जो उनका ओरिजिनल मेथड है, जो उन्हें यहाँ पर ला के जिस मेथड ने खड़ा किया है, वो है लंबा खेलना। यस। और पाकिस्तान ने उन्हें जिस रोल में लिया है वो है पूरे ओवर्स खेलना। वो इस रोल में नहीं लिया कि आपने अंदर जाके कोई आप पिंच हिटर नहीं जा रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने मारना भी है तो प्रोबेबिलिटी तो चेक करें शॉट की। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप बॉल से दूर निकल रहे हैं, बॉल इस तरफ है, अगर आपने कवर मारनी है आप उसकी तरफ तो जाएं। वो निकल मैडॉन की तरफ रहे हैं, शॉट उन्होंने कवर के ऊपर से मारनी है। और फिर बिकॉज ही इज नॉट वेरी टॉल, तो उनकी इतनी रीच नहीं है कि वो बॉल से दूर निकलें और कनेक्शन कर लें। तो ये कोई एक दफ़ा नहीं आउट हुए। इस तरह वो साउथ अफ्रीका में भी आउट हो चुके हैं आते ही हिट मार के, इधर भी हुए हैं। और जो प्रैक्टिस मैच लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा, उसमें भी वो ऐसे ही आउट हुए थे। सो ही हैज़ टू टेक दैट इनिंग आउट ऑफ हिज सिस्टम and come back to original कामरान गुलाम, क्योंकि that is what Pakistan needs and that is what he needs। अगर वो कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये ना हो कि वो बाहर हो जाए, ठीक है ना। सो ही इज गुड इनफ प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है। और तो अपनी जो उनकी गेम है उसका दामन ना छोड़ें, उसमें रहें। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद, कामरान गुलाम का ज़िक्र आपने किया है, तो उनको कल वो जो एक जेस्चर उन्हें दिया था रन आउट करने के बाद, उसके ऊपर आईसीसी ने उनको मैच का जो मैच फीस है, अच्छा, उसका भी कुछ जुर्माना कर दिया है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं, सऊद शकील, कामरान गुलाम और शाहीन शाह अफरीदी, जिनको आईसीसी ने पेनल्टी दी है। शाहीन शाह अफरीदी की 25% मैच फीस जो है वो डिडक्ट की गई है उनके उस एक्शन की वजह से। अच्छा बट साहब, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी? आपके टाइम में तो ये चीज़ें आम थी और यही मैच का हुस्न था। बात सुने, वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन यार रन आउट करके आप ये कर रहे हैं। वो चलो आपने किसी को बाउंसर मारा, उसकी आंखें बंद हो गई, आपकी स्पीड ओवरवेलमिंग थी, ठीक है, और वो इतना शरीफ आदमी, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि वो परेशान है कि इन्हें हुआ क्या सारों को। मतलब साउथ शकील को आप देखे क्या रिएक्शन था, कामरान गुलाम का ये ओवरवेलमिंग रिएक्शंस थे और ये सूट नहीं करते। यानी आई एम ऑल फॉर एग्रेशन। आप घूरें, आप गेंद तेज कराएं, आप बाउंसर मारें, कीपर यहाँ से पकड़े, बैट्समैन को नर्वस नजर आए, को पता चले, उससे रन आउट करके ये कर रहे हैं। और रन आउट भी ये नहीं है कि कोई डाइव मार के कोई आउटस्टैंडिंग रोका है, और सीधा सीधा गेंद वो बेचारा भागा ही गलत है और डायरेक्ट हिट लग गई और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मुझे कोई समझ नहीं लगी कि इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड क्यों है प्लेयर्स, और इन चीज़ों पे जुर्माने होते हैं। अब शायद हो सकता है अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू हुई हो जिसका हमें नहीं इल्म, तो किसी चीज़ ने उनको कह लें कि भड़काया हो, किसी को ऐसी बात हो गई हो कि उन्होंने कहा कि ज़रा आउट हो फिर हम देखते हैं। ये ऐसे ही लगा जैसे कॉन्स्टेंस को इंडिया ने नहीं आउट किया था और आउट हुआ था ख्वाजा, तो सारी टीम कॉन्स्टेंस की तरफ भाग गई थी। खैर वो बहुत ज़्यादा था, ये भी उससे कोई 20% कम है। लेकिन झगड़ा असल में ब्रिट्सकी का था शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जिसका निकाला उन्होंने गुस्सा जो है। अच्छा, ब्रिट्सकी को भी फाइन हुआ और ब्रिट्सकी को आउट करके भी खुशदिल शाह पर गुस्सा निकाल दिया। पता है वो शरीफ आदमी है, गुस्सा निकल गया। अच्छा, ब्रिट्सकी को भी फाइन हुआ क्योंकि शाहीन शाह के साथ ज्यादातर उन्हीं का ही मामला चला था ना ओवर के बाद। ये बात जो आगाज हुआ वो 28वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी और ब्रिट्सकी के दरमियान जो है कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, जिसके बाद जो है वो टेम्परामेंट बढ़ता गया और पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर हैं वो जाहिर है कि टीम यूनिटी दिखाने के चक्कर में शाहीन शाह अफरीदी के साथ उन्होंने मजा तो इजहार यकजहती किया, क्लासन से लड़े, ठीक है ना। तो उससे जाके एग्रेशन है। बबूमा तो बेचारा कोई बात करता ही नहीं है। मतलब वो रात में जब एक ऐसा मौका आया जिसमें आगा सलमान ने पुल किया और वो गेंद को शायद रोका जा सकता था या कैच की अटेम्प्ट बनती थी, मेरा ख्याल है मैंने पहली बार उसको कुछ रिएक्शन देते देखा जब वो शमसी की तरफ देखे कि उन्होंने कहा ये क्या है, तुमने अटेम्प्ट नहीं पीछे, बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा तो मैच निकले जा रहा है हाथ से, लेकिन वो शहजादा किसी को कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे बंदे के साथ तो जाती है। अच्छा बट साहब, इतने बड़े चेज में जाहिर है कैप्टनसी भी मैटर कर रही होती है और इतना बड़ा चेज करवा देना, 352 रन एक, मतलब वो तो नफसियाती तौर पे अगली टीम को ऐसा मगलूब कर देता है। तो कैप्टनसी की आप बात करें तो बॉलिंग चेंजेस जो किए हैं टिम्बा बबूमा ने, उसमें आप किस तरह से उनको जज करेंगे? 233 रन तो लगवा दिए उन्होंने फास्ट बॉलर्स को अपने 27। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के बैटर्स ने बहुत ही शानदार बैटिंग, मतलब रिस्क फ्री थी, स्ट्राइक रोटेशन थी,
पिच भी अच्छा था, लेकिन 350 तो सीमेंट पे भी करना इतनी बड़े प्रेशर गेम में इट्स अ टास्क, ठीक है। तो पहले तो उनको दाद देनी बनती है कि भाई बहुत आला खेले। दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीकन की जो रियल फास्ट बॉलिंग है, अगर वो रबाडा को आप देख लें, नोकिया को देख लें, तो वो जैनसन को देख लें, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम। तो ये उनका सेकंड स्ट्रिंग खेला था जिन्होंने लेंथ बॉलिंग बहुत की है। और उन्होंने, आप भी देख लें कि हम अपने बॉलर्स को कहते हैं कि यॉर्कर्स नहीं मारे, इधर से भी आपको कुछ नहीं नजर आया, बल्कि ये दोनों तरफ स्कोर खाते रहे हैं। इन्होंने लेग्स पे भी स्कोर खाया, इन्होंने ऑफ साइड पे भी खाया। तो किसी भी कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बॉलर दोनों तरफ मार खाने लग जाए। यानी आप एक तरफ तो फील्ड पैक कर सकते हैं, 11 ही बंदे हैं ना इतने बड़े ग्राउंड में, तो आप दो तरफ तो सेट, कुछ 17 फील्डर होते तो मेरा ख्याल है बात बन जाती इस बॉलिंग के साथ, 11 में तो नहीं बन सकती। तो आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे खिलाफ छक्के बहुत लगते हैं, तो उसमें एट टाइम्स फील्डर का अमल दखल खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा ग्राउंड स्कोर हुआ है। वो कल उसने 82-83 करके भी सिर्फ 3 छक्के मारे, वुमन ने एक भी छक्का नहीं मारा, 82 रन कर लिए। देखिए मारा भी नहीं, फिर भी उसको था जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारे साबिक कप्तान है, वो कहते हैं कि जनाब मुझे किंग शिंग कहना बंद कर दें। ये ऑफिशियली पीसीबी ने बताया है कि उन्होंने कह दिया कि मुझे किंग नहीं कहना। एक ब्रेक के बाद ही स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ट्राई नेशन सीरीज, जो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और जुमे को कल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ये वाला मैच और चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही है, और यही सेम कंडीशन, यही ग्राउंड होगा। इस हवाले से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल सलमान भी कप्तानी की बात की जाए रिजवान की, आप समझते हैं बेस्ट कप्तानी की, बेस्ट यूज़ ऑफ बॉलर्स, कॉम्बिनेशन सारा ट्राई करना और जो मैसेज कन्वे करना ड्यूरिंग मैच पूरे ग्राउंड में उन 11 लड़कों को, सब कुछ परफेक्ट था? देखिए अच्छी कप्तानी करता है वो हम सबको पता है, बट द पॉइंट इज कि जब 350 कंसीड हुआ होता है तो दिस इज नॉट ओनली कैप्टनसी। अगर आप एक चौका कवर में खाएंगे, एक सीधा खाएंगे, एक पोल पे खा लेंगे, तो उसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। कप्तान आपको एक प्लान देगा कि यार ये तुम्हारी सेट ऑफ फील्ड है, इस एरिया में बॉलिंग करो। जैसे ही आप वहां से हटेंगे, बैट्समैन कैपिटलाइज करता है आपके ऊपर। सो समटाइम्स द नंबर ऑफ रन्स डू नॉट डिटरमिन के कप्तानी कैसी थी। अगर आपकी बॉलिंग से डिलीवरी नहीं हो पा रहा तो फिर आप कैप्टनसी को क्या करेंगे? और आपने घूमना भी उन्हीं में, आप पहले ही यू लुक के 5वां बॉलर जो है ना वो आगा से और खुशदिल से करा लें। अब ये हम दोनों को पता है कि वो फुल फ्लेज बॉलर्स नहीं है, दे आर डिसेंट बट दे आर नॉट स्पेशलिस्ट बॉलर्स। तो वहां पर कैप्टन इज ऑलवेज टेकिंग अ चांस, और जाहिर है अब आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक ही आपने मूव्स करनी है। सो आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन। पाकिस्तान के पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है एट दिस टाइम, एंड ही हैज डन अ गुड जॉब। जी अहमद। अच्छा, मैं मोहम्मद रिजवान के बारे में, जो उनकी बैटिंग है उसके बारे में बात करना चाह रहा था। हमारे पास उनका वेगन व्हील भी अगर रखा हो तो वो दिखाइएगा प्लीज़। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में वक्त के साथ साथ जो एडिशन हुई है, पहले जो हम देखते थे कि वो हर बॉल को ऑन साइड पर खेलने की आदत उन्हें बना ली थी। उनके कल की इनिंग में हमें अच्छी बात ये देखने में है कि ऑफ साइड पर भी उनके खासे रन हमें देखने में नजर आए। कवर में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए। न सिर्फ ये कि वहाँ बाउंड्रीज थी, बल्कि सिंगल डबल भी उनकी जो स्ट्राइक रोटेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो वक्त के साथ साथ जो इंप्रूव करने की सलाहियत है, जिस तरह अभी कामरान गुलाम की आप बात कर रहे थे, तो कामरान गुलाम के लिए भी यकीनन ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि वक्त के साथ साथ आपको अपनी गेम के अंदर चीज़ें ऐड करनी है ताकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रेलिवेंट रह सके। बहरहाल सम टाइम विन है, सम टाइम लर्न है, तो लर्न तो करते रहना चाहिए। सलमान भाई, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट था कल, क्योंकि हमने देखा उनके स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिली। केशव महाराज अच्छे खासे बॉलर हैं स्पिनर, अगर तबीयत शमसी वन ऑफ द बेस्ट जो है वो 16 इनिंग्स हो गई हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, उनको कोई विकेट नहीं मिली। साउथ अफ्रीका की 20 में कोई विकेट तो जैकपॉट लगा हुआ है। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता लगता ना वो फिट हैं ना वो फील्डर हैं, बॉलर भी कोई वो शेन वॉर्न नहीं है। तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका का बॉलर नहीं है, तभी वो खेल रहे हैं। जाहिर है इससे पहले उनके लिए करते थे बॉलिंग इमरान ताहिर, वो बहुत इफेक्टिव थे, विकेट्स भी लेते थे, एक्यूरेसी लेवल्स भी थे। शमसी का ये है कि जो पाकिस्तान की विकेटें हैं और इस टाइम पे जो रात की बॉलिंग है उसमें आपको थोड़ा बहुत गीले बॉल के साथ आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शमसी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के जो 2 प्लेयर थे ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, तो इनको आउट करने के लिए देयर हैड टू बी समथिंग स्पेशल। यानी कि शमसी तो एक डिफिकल्ट आर्ट है ना, रिस्ट स्पिनर है, तो जो फिंगर स्पिन है उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। महाराज और महाराज ने बड़े अच्छे गेंद किए भी हैं, लेकिन होता यह था कि रिजवान और आगा जो है वो एक चौका मारते थे, उसके बाद रिस्क नहीं लेते थे। वो बड़ा मेथड के साथ खेले हैं। मसला यही है ना कि क्रिकेट पे बात लोग ज्यादातर वो करते हैं जिन्होंने खेली नहीं है। अब ये इतनी बड़ी बारियां जिसको आप देखने वाले को समझा नहीं सकते, क्योंकि आप तो बात करते हैं वो देखो छक्का मारा, वो इतनी दूर गया, इतने मीटर का पावर हिटिंग, ये जो टेक्निकलिटीज हैं कि पहले 2 बॉलों में बाउंड्री लाना, स्ट्रेट अवे प्रेशर में ले आना बॉलर को, उसके बाद उसे मिल्क करना, इधर सिंगल, उसके बाद वो तड़फ रहा है कि किसी तरह मैं 4 स्कोर बचा लूं क्योंकि चौका तो एक पड़ गया है,
8 की एवरेज चाहिए, उसके बाद रहता 5 में 3 करना आपने, 5 में 4 करना है। उसमें उन्होंने डबल्स भी बहुत सारे लिए हैं, बहुत आला रनिंग बिटवीन द विकेट की, कॉलिंग बड़ी अच्छी थी, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। सो बड़ी ये हाई क्लास पार्टनरशिप है जिसका तज़किरा इतना सा होगा। यही अगर किसी ने 4 छक्के मार के मैच फिनिश किया होता ना, हर जगह वो रिले और अच्छा, ये यहाँ बड़ी मजे की बात है जिस तरह से आपने कहा ना कि आप बहुत से लोगों को मैं भी सुनता हूँ, ठीक है, वही बात छक्के चौकों पे बात होती है, ये इन टेक्निकलिटीज़ पे और इनिंग्स बिल्ड करने पे बात आप करते रहे और मुसलसल करते रहे। अब रिजवान ने भी यही बात की, आपने बारहा दफ़ा मैं हमारे इस प्रोग्राम में कहा है कि बारियां लगाएं, इनिंग बिल्ड करें, थोड़े थोड़े पैचेस में जाएं, इनको कैलकुलेट करें। वो कल चीज़ें नजर आई और रिजवान ने कहा भी है कि हम 5-5 ओवर का प्लान लेके चल रहे थे, इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन, और 18वें ओवर तक तो हमने स्क्रीन देखी नहीं थी, उसके बाद हमने वो सिर्फ आप विलियमसन और डैरिल मिचेल की इनिंग को याद करें, फिर आप दोबारा विलियमसन की सेंचुरी को याद करें, फिर आप कल ब्रिट्स, ये जो है नया लड़का ब्रिट्स की और इसके साथ बहुमा की बारी देखें। कहाँ ये लोग, आपको लग रहा था कि ये इन्होंने 350 का जो है, आपको देख के लग रहा था कि 350 की तरफ जा रहे हैं। जब आप जाते हैं ना पहले बॉल से 350 करने, तो फिर 300 भी नहीं होता। लेकिन जब आप 50 ओवर बैटिंग करने जाते हैं और उसमें अपनी एरियाज को पिक एंड चूज करते हैं, तो जैसे जैसे आप डीप जाते हैं ना, नई नई ओपनिंग्स आपके सामने आती हैं। आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता लगता है समंदर के नीचे क्या है। आप ऊपर ऊपर से घुमाई जा रहे हैं, अंदाजा ही बस इधर से फेर रहे हैं, इधर से वेल जा रही है, इधर से वो जा रही है, ऐसे नहीं होता। यू गो इन द डेप्थ टू फाइंड आउट व्हाट द ओशन हैज टू ऑफर। आप नीचे ही नहीं जाते। हमारे प्रॉब्लम ही ये है कि रिजवान मिनिमम रिस्क के साथ स्कोर करता है, और उसने कहीं पर उसका पूरी इनिंग 8-10 बॉलों का गैप रहा है उसका, बिल्कुल ऐसे ही, बट ही वाज नॉट बॉदर्ड। दूसरी तरफ से वो काम पूरा हो रहा था। ठीक है, अभी जितने रन इधर भी हुए हैं, आप देखिए बहुमा 96 बॉलों में 82 है, ऐसी है, ब्रिट्स 83-84 में, तो क्लासन ने वो फर्क डाला है, और फिर वेरेन के 32 गेंदों में 44 है। तो ये फर्क 1-2 जगह ही पड़ता है। सारे ही मारना शुरू कर दे तो 550 स्कोर ना हो जाए, और वो नहीं होता। ठीक है, वो कभी कभार इंग्लैंड वो कभी नहीं हुआ। वो छक्के क्लासन ने भी 3 ही मारे, उसने भी प्रॉपर क्रिकेट के लिए चौके 11 छक्के 3 है, और ये बात रिजवान ने भी कही कि हमारा एस्टिमेट तो हमने लगाया था कि 320 तक जो है ना, जब पाकिस्तान या किसी भी टीम के टॉप 6 बैटर ही 50 ओवर्स में ऑक्यूपाई करेंगे, 90% वो टीम मैच जीतेगी। जिस टीम के भी ये ऑक्यूपाई करेंगे क्रीज को, या उनके चांसेस ज्यादा होंगे मैच जीतने। ये खुलिया है वनडे क्रिकेट। तो फिर एक एंड पे तो क्रिकेट के रस्तू कहते हैं कि जनाब ये टेल एंडर्स पे प्रेशर डाल देते हैं, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर डालते हैं, 6-7वें नंबर पे आने के, इतना स्लो खेलते हैं, इतना स्लो खेलते हैं। इवन इनिंग्स के दौरान कुछ शोज जो चल रहे थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। कुछ लोग वो नॉन क्रिकेटर्स ये बात करते हैं, और कुछ वो जो खुद मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, मतलब उनको होता है कि, और वो किसी हद तक ये बात इसलिए ठीक है कि वो T20 गेम के हवाले से, कि जब एकदम विकेट गिरती है और ऊपर से रन नहीं हुए होते, तो उन्होंने आते साथ ही हिट मारनी। तो भैया जब आप पावर प्ले में कह रहे हो कि इस्तेमाल करो, तो ओपनर में भी तो जाते साथ ही हिट मारनी है ना। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वनडे उस तरह नहीं चलता। वनडे में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक बड़ी पार्टनरशिप हो, या एक बंदा थ्रू आउट खेले। आप देख लीजिए अपनी सारी हिस्टोरिक विक्ट्रीज उठा के देख लें, 99% जिसमें 2 बैट्समैनों ने बड़ी इनिंग या अच्छी पार्टनरशिप 2-3 दफा लगी है, उसी में बड़े रन होते हैं, वरना बड़े रन नहीं होते। अच्छा, अब चलें यही कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह लेके चलना है और यही टीम हमें जितवाएगी। कल के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि हारिस, चूंकि वो हमारे कोर बॉलर हैं, अब वो फिट भी हैं, मेरा गालिबन तकरीबन हो गए हैं, दस्तयाब हैं, उनको ऐड करना या फिर स्नैन को लेके चलना? स्नैन को अच्छी खासी मार पड़ी है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए उसको एक और मैच खिलवाना चाहिए। इट डिपेंड्स कि अगर तो हमने इस ट्राई नेशन सीरीज को जीतना अपने लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिया, तो फिर हो सकता है हम हारिस के साथ चले जाएं। अच्छा, और अगर हमने प्रायोरिटी रखी चैंपियंस ट्रॉफी की, कि हारिस को यहाँ पर भी रेस्ट दे दो और इसको इंपॉर्टेंट जगह के लिए रख लो, और उतनी देर में इसको सही करने की कोशिश करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो उसकी तैयारी ना। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, कि इसके पॉइंट उधर तो जाने नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान किस तरह सोच रहा है। अगर आप हारिस को बिगर कॉज के लिए सेव करना चाहते हैं, डोंट प्ले हिम। और अगर आपके लिए ये जीतना कोई कोई मैटर ऑफ ईगो है या रेपुटेशन है, या जी साढ़े हथे हो रहा है तो असं जितना है, हमारा नया स्टेडियम है तो जी हमने जीतनी ट्रॉफी, अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो भी आप इधर जा सकते हैं, मतलब हारिस को खिलाने। और अगर आप ये समझते हैं कि यार अगर हसनैन की उधर ज़रूरत पड़ गई, कोई इसकी रेक्टिफिकेशन है या इसकी लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है, तो इसको हम खिला दें। इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप अच्छा, आपको हसनैन का क्या इशू कल नजर आया? उन्होंने डोमेस्टिक बहुत शानदार खेला, पाकिस्तान का अच्छा खासा खेला, उसी बुनियादों पर ये वापस इधर आए, तो कल आपको कहाँ नजर आया कि ये लैक कर रहे हैं?
और वो रिदम नजर नहीं आ रहा, वो पेस नजर नहीं आ रही। विकेटें उन्होंने जरूर ली हैं, रिदम उनका कहीं पर भी नहीं आया। अच्छा, हाँ, और प्योरली ही लुक्स एज इफ ही इज अंडर बोल्ड, लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, लैक ऑफ लॉन्गर स्पेल्स, क्योंकि नॉट ऑलवेज ही लुक्स इन रिदम। वो जो भागता है ना जब बॉलर, जब उसकी जो डिलीवरी स्ट्राइड तक और उसके फॉलो थ्रू में आपको पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है, उसको देखकर लगता है कि अंडर बोल्ड है, ठीक है, बट ही डजंट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ठीक है। और लिस्ट ए उन्होंने वो एक खेला था जो चैंपियंस कप हुआ था, उसके बाद वो टीम के साथ रहे हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उन्होंने कुछ मैच खेले हैं, बट वहाँ पे भी कितने मैचों में पूरे ओवर किए हैं, वहाँ पे तो पाकिस्तान आउट ही उन्हें जल्दी कर रहा था, बिल्कुल। तो 40-40 ओवर में वो टीम आउट हो रही थी। सो आई थिंक ही इज़ अंडर बोल्ड, और आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जो फ़ायदा हमारे बॉलर्स स्पेशली उठा सकते हैं ना, आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप फहीम अशरफ को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या आप उनको टीम मिलाना नहीं चाह रहे हैं? वो हमें भी एक चैंपियन ट्रॉफी option के है। फाइनल के लिए उनको बचा के रखा हुआ है। ये हमारे हाथ में नहीं है, वो जिन्होंने रखा है वो अभी तक नहीं खिला रहे, तो हम क्या बात करें। मैं बता रहा हूँ ना, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इसमें आकिब जावेद को भी हम लेके उनको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन को लेके चलना चाहिए, हसनैन को ही कंटिन्यू करवाना चाहिए? देखिए, अगर तो हारिस की वो रिप्लेसमेंट आए थे, अगर हारिस दस्तयाब है तो वो तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे ना, तो जब वो हो ही माइनस जाएंगे तो वो तो ज़ेरे बहस ही नहीं आएंगे। तो वी डोंट नो, अगर आप कह रहे हैं वो अवेलेबल हो गया तो जो उसकी जगह आया था वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। और वैसे स्टैट्स क्या कहते हैं इस ग्राउंड में, अगर बात की जाए हसनैन की ओवरऑल? हसनैन ने कल जो रन कंसीड किए हैं वही स्टैट, अब जो पिछले 7 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड में, उनमें किसी भी टीम ने 290 से कम रन नहीं बनाए हैं। तो कल के मैच में भी आप तैयार रहें, 300 रन पाकिस्तान अगर पहले खुदा ना खास्ता बॉलिंग करता है तो 300 रन लगेंगे भी और फिर वो चेज भी होंगे इंशाल्लाह, घबराना नहीं है। अल्लाह रहम करे, ना ही लगे। ये इसका मॉडर्न क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंडिया 2004 में आई थी, इधर 350 का मैच हुआ था। अच्छा। उसके बाद इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान से खेली, इंडिया ने 300 कुछ किया, हमने चेज कर लिया था उस मैच 26 में। एवरेज स्कोर है ठीक यहाँ है, पे पर इनिंग्स। यहाँ पे या लाहौर में बहुत अरसा पहले एक मैच में, वनडे लाहौर में था, एजाज भाई और शायद सईद अनवर ने सेंचुरियां की और 300 कोई 20-25 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए, ऑस्ट्रेलिया ने एक आउट पे वो चेज कर लिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की जो पिचेस हैं, ये दुनिया की बेस्ट बैटिंग ट्रैक्स हैं, इसीलिए वी हैड द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें इधर ऑपरेट करना आता था, उन्हें इधर आउट करना आता था। अभी मसला ये है कि इन पिचेस पे हमारे लड़के अंडर बोल्ड हैं, ये वो इतना खेलते नहीं, उन्हें इन कंडीशंस के जवाबात नहीं है इनके पास फिलहाल। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों सूरतें देख ली, टॉस बताएं, समझते हैं मैटर करेगा कल के मैच के लिए? देखिए, डिपेंड करता है टीम के ऊपर, अगर वो प्रिपेयर्ड है फॉर ड्यू, न्यूजीलैंड पहले खेल के भी जीत गई, बाद में खेल के भी जीत गई, ठीक है, और कोई ऐसी ड्यू नहीं नजर आई कि बॉल ऐसे करे तो वो हाथ से निकल रहा हो, कि फील्डर से फील्डिंग मिस हो रही है ड्यू की वजह से, या बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, ऐसा कोई हाथ से फुल टॉस निकल गई, इतना गीला कहीं नहीं हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेट्स सी जी, कल 2 बजे जुमे के रोज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच, और उसके बाद 19 को जो मैच होना वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड नेशनल स्टेट बैंक स्टेडियम में ही है। लेट्स सी इस मैच पे क्या बनता है, फर्दर इसकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।